शुरुआत करते हैं यहां से और समझते हैं कि एक तरफ एक पॉजिटिव वर्ड है, एक तरफ एक नेगेटिव वर्ड है। अगेन पूरी तरह से नेगेटिव कई बार हो सकता है कि कुछ शब्द कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में बदल जाएं, गिरगिट निकलें, पॉसिबल है। ठीक, तो जो पहला कीवर्ड है वो है फंक्शनल फिक्सनेस। ये सालों साल से क्वेश्चन आता रहा है। आप 2011 से आज तक अगर आप एनालाइज करेंगे, 2011 से सीटेट शुरू हुआ, आज 2025 चल रहा है, 26 में आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि ये सवाल पता नहीं कितनी बार आया है जहां पे फंक्शनल फिक्सनेस की बात हुई है, जिक्र हुआ है। तो फंक्शनल फिक्सनेस जिसको हम कहते हैं प्रकार्यात्मक स्थिरता, है ना, या कार्यात्मक स्थिरता, ये अपने आप में नेगेटिव है। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में फंक्शनल फिक्सनेस पॉजिटिव नहीं होता बशर्ते नॉट ना लिखा हो। अगर वर्ड में या क्वेश्चन में नॉट लिखा है कि कौन सा सही नहीं है तो फंक्शनल फिक्सनेस होगा। अदर देन दैट फंक्शनल फिक्सनेस नेगेटिव ही है, रेड से इसीलिए लिखा हुआ है इसको। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब हम बात करते हैं तो इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम देखें या कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, ये अपने आप में एक पॉजिटिव कीवर्ड है, अपने आप में एक पॉजिटिव टैग वर्ड है जिसको आप पॉजिटिवली देख सकते हैं। 57% लोग सही जवाब दे रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अभी देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन कैसे सही जवाब दे रहे हो यार, आप शर्म वरम कर लो थोड़ी बहुत, कैसे हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए सवाल पढ़ते हैं, गलत ही दे रहे हो आप जवाब। मुझे तो आपसे उम्मीद थी कि आप सही जवाब दे रहे होगे। ये 19 कैसे हुआ है बस ये नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक। इन ऑर्डर टू एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स, टीचर्स शुड एनकरेज डैश एंड शुड प्रमोट डैश थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स, यानी शिक्षार्थियों के अंदर समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डैश के चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रोत्साहित करना होता है, फंक्शनल फिक्सडनेस को नहीं। समझ रहे हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कह रही है, बाल केंद्रित शिक्षा, के प्रॉब्लम सॉल्वर बनाओ आप बच्चे को। वो जो आइडियल मॉडल है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का उसको अप्लाई कराओ, जैसे भी कर रहे हैं बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाओ, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बने। प्रॉब्लम सॉल्वर बनना अच्छी बात है, एनकरेज करना है। शुड एनकरेज व्हाट, कहीं लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग या कुछ कहीं कुछ पॉजिटिव दिख रहा है आपको? शुड एनकरेज डैश एंड शुड प्रमोट डैश थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, समस्या समाधान कौशलों को, कि समस्या का समाधान करना बच्चा खुद से सीख जाए, आपको बढ़ावा देना है। तो जब यहां पे रेड लिखा हुआ है कि फंक्शनल फिक्सनेस जो है नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव कीवर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इसको क्यों आप इसके पीछे पड़े हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हेल्प करेगा ये? तो ये तो नहीं आएगा। देखिए फंक्शनल फिक्सनेस है क्या, अभी उसको समझते हैं। कार्यात्मक स्थिरता यानी फंक्शन करने का तरीका आपका फिक्स हो गया है ना। आप बढ़ती उम्र में लोगों को स्पेशली देखते हैं, उनके तरीके सेट हो जाते हैं। उनको लगता है जो तरीका आज से 15 साल पहले काम कर रहा था वही तरीका काम करेगा पेरेंटिंग का भी आज, जबकि जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई, बच्चे बदल गए, है ना। आप माँ बाप फिर भी वही कह रहे हैं, नहीं नहीं बेटा, बच्चा जो शादी के लिए लड़का तो जो है या लड़की तो जो है क्या है, अपनी जाति, अपना धर्म, अपने कास्ट उसमें भी देख लेना, ये चीजें और देख लेना, सरकारी नौकरी वाला चाहिए, फलाना ढिमका, वो एक ही ढर्रे पे हैं। फिर जैसे जैसे आप देखते हैं कि बच्चा तो जो है शादी करने को तैयार नहीं है, फिर एक स्थिति ये आ जाती है, वो कहते हैं बेटा इंटरकास्ट ही देख लो, है ना, बेटा ये भी देख लो, बेटा वो भी कर लो, अच्छा ये वाली नहीं, ये वाली जाति चल जाएगी। तो देख रहे हो फंक्शनल फिक्सनेस क्या थी? मजाक में जवाब वो दे रही हूं एग्जांपल। फंक्शनल फिक्सनेस कहां थी कि एक ही तरीका है, बस एक ही तरीके पे अटके थे कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। बाद में आप देखते हैं बदल जाते हैं, वो मल्टीपल तरीके हैं भाई। तो फंक्शनल फिक्सनेस है कि कुछ भी समस्या बस फोन की वजह से हो रही है ना, एक ही तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमेशा क्या एक ही तरीका काम करेगा सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे? कि आज से 50 साल पहले जो तरीका काम कर रहा था वही तरीका काम करेगा? आज से 50 साल पहले जिस करियर की हम बात कर रहे हैं वो करियर एग्जिस्ट भी नहीं करता था। अगर मैं और आप ऐसे कनेक्ट होकर के यूट्यूब पर पढ़ाई हो सकती है, कहां, कौन सा यूट्यूब 50 साल पहले और कौन सा ये वाला करियर, है ना, कौन यूट्यूबर, है ना, या कौन यूट्यूब एजुकेटर। तो अगर सेम तरीके पे चलते रहेंगे, नहीं नहीं पढ़ाई तो सिर्फ ऑफलाइन ही होगी, तो ये फंक्शनल फिक्सनेस है, ये समस्या के समाधान में बाधा बनेगी कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है और आप एक ही तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मल्टीपल तरीके आप अपनाएं, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इससे तो नहीं होने वाली। डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव है कि कई दिशाओं में सोचना, लेकिन क्योंकि एक ऑप्शन नेगेटिव है तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनेगा? ये तो फंक्शनल फिक्सनेस नहीं प्रमोट कर सकते। फंक्शनल फिक्सनेस एनकरेज फंक्शनल फिक्सडनेस, कार्यात्मक स्थिरता को एनकरेज नहीं कर सकते, डिस्करेज करना है, क्योंकि इस पे बच्चा अटक जाएगा। ये रिजिडिटी है एक तरह की, है ना, कि आप मल्टीपल तरीके देख ही नहीं रहे हो, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव है, लेकिन आपको दोनों पॉजिटिव चाहिए भाई। डाइवर्जेंट थिंकिंग तो चलो दिशाओं में सोचना यहां सही था, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर एक भी नेगेटिव है तो दोनों ऑप्शन हमें पॉजिटिव चाहिए थे, है ना। तो आप इसके साथ नहीं जा सकते फर्स्ट ऑप्शन के साथ, ये जो कूद कूद के आप जवाब देने में लगे हुए हैं।
फर्स्ट ऑप्शन का। सेकंड है मीन्स एंड एनालिसिस। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में मीन्स एंड एनालिसिस पॉजिटिव बात होती है, जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव होती है कि दिशाओं में सोचना, अपसारी चिंतन। तो ये अपसारी चिंतन पॉजिटिव है, साधन अंत विश्लेषण पॉजिटिव है, लेकिन ये अभिसारी चिंतन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बाधा बनता है। कार्यात्मक स्थिरता बाधा बनती है। तो अगर एक भी ऑप्शन नेगेटिव है तो हम इसके साथ नहीं जा सकते। मीन्स एंड एनालिसिस होता है एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको टुकड़ों में तोड़ करके आप साधन बना रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ करके प्रोसेस के थ्रू जाना, एक बड़ी प्रॉब्लम जो कि साध्य है उस तक पहुंचने के लिए। भाई आपको पेपर क्लियर करना है तो आप देख रहे हैं कि 15 नंबर में 5 नंबर में इंक्लूसिव एजुकेशन कर लूंगी, 10 नंबर में ये कर लूंगी, ये चीज यहां से पढ़ लूंगी, तो आप पार्ट्स में तोड़ रहे हैं एक बड़ी प्रॉब्लम को कि पेपर क्लियर हो जाए, जो कि अच्छी बात है। मीन्स एंड एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। वर्बलाइजेशन, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग हेल्प नहीं करती, यानी सिकुड़ते हुए दायरों में सोचना, दिशाओं में सोचेंगे तो अच्छा होगा। वर्बलाइजेशन इज गुड, वर्बलाइजेशन इज अ पॉजिटिव थिंग। कि आप वर्बलाइज कर रहे हैं, मौखिकीकरण, अपनी प्रॉब्लम को और डिटेल में समझ रहे हैं। जब आप खुद से बात करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, खुद से बोल बोल के कई बार आप चीजें खुद को ही समझा रहे होते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में हेल्प होती है। ये बात एकदम सही है। आप जैसे प्राइवेट स्पीच भी क्या है, डायरेक्शन देती है व्यक्ति को, तो मौखिकीकरण वैसा ही है। सदृश्यात्मक यानी एनालॉजिकल थिंकिंग, ये भी एकदम पॉजिटिव चीज है। तो ये दोनों ही पॉजिटिव हमें नजर आ रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में एनालॉजिकल थिंकिंग और वर्बलाइजेशन हेल्प करेंगे, है ना। कितने लोग हैं जो थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं, देखना राहुल, 25% मात्र। बताओ, ये इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, जमानों से एनालॉजिकल थिंकिंग, मीन्स एंड एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फंक्शनल फिक्सनेस, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जमानों से आते रहे हैं जब से सीटेट एग्जिस्ट करता है। और इसमें आप गलती कर रहे हैं क्योंकि 2 फिल इन द ब्लैंक दे दिया आपको, आप घबरा गए। आपने घबराना नहीं है पेपर में। बिलीफ परसेवरेंस यानी एक ही विश्वास पकड़ लिया, नहीं नहीं मुझे तो इसी तरीके से चलना है ना भाई, ये नहीं ये तो सब कुछ, ये नहीं तो कोई नहीं। जीवन में बना लो, किसी भी व्यक्ति को बना लो, फिर तो आपने जी लिया जीवन, है ना। तो एक ही तरीके पे अटक नहीं जाना है कि बस यही है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। फिर आता है रेसिप्रोकल थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स। चलो इसमें फिर भी चल जाएगा कि परस्पर वो बातचीत कर रहे हैं, तो इसको हम फिर भी कह देंगे, इसके साथ चले जाएंगे। लेकिन ये बिलीफ परसेवरेंस एक तरह से इसी का पार्ट है, फंक्शनल फिक्सनेस का, कि आप एक ही तरीके पर अटक गए हैं, दुनिया यहीं खत्म होती है, यहीं शुरू होती है, तो फिर आप जीवन भर दुखी रहेंगे, है ना। समझ रहे हो। तो इसमें कहां समस्या आ रही है मुझे ये बताओ। क्लियर है, ये क्लियर है, कोई बात नहीं। देखो, तो हमें फंक्शनल फिक्सनेस के साथ नहीं जाना, ये अपने आप में नेगेटिव टर्म है, जब तक नॉट ना लिखा हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिसमें मीन्स एंड एनालिसिस इज अ गुड थिंग। फंक्शनल फिक्सनेस के साथ आप मीन्स एंड एनालिसिस अच्छा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छा है, एनालॉजिकल थिंकिंग, एनालॉजी क्या होती है, वर्बलाइजेशन तो हमने आपको बता दिया कि भाई आप वर्बलाइज करके समझ रहे हैं उस समस्या को, मौखिकीकरण करके, खुद से बोल करके, लिख करके, जैसे भी एक्सप्लेन करके अपने आप को। मौखिकीकरण में क्या होता है, वर्बलाइज कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वर्बली समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं मे बी, है ना। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ वर्बलाइजेशन ऑल्सो। एनालॉजिकल थिंकिंग है, समानता ढूंढ रहे हैं कि कभी आपने इस तरह की कोई समस्या सॉल्व की थी, उसमें आपने ये कॉमन चीजें लगाई थी और वो कॉमन चीजें उठा करके आप नई सिचुएशन में लगा रहे हैं। तो एनालॉजी अच्छी होती है, समानता अच्छी होती है। जैसे मैं कहूं हमारी आंख कैमरे के जैसी है, तो ये एनालॉजी है, समानता मैंने ड्रॉ की है 2 चीजों में, है ना, कि हेलीकॉप्टर और बर्ड के उड़ने में समानता है, 2 अलग चीजें हैं लेकिन समानता उड़ने में है। तो ये जो एनालॉजिकल थिंकिंग है, ये हेल्प करती है। समानता, कुछ चीजों की समानता आपको ढूंढनी होती है जो प्रीवियसली आपके लिए काम करी हूं किसी भी चीज में, समझ रहे हो। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस एकदम नेगेटिव टर्म है। कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कोई हेल्प नहीं करती आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज गुड, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देना है आपको। आपका मीन्स एंड एनालिसिस पॉजिटिव है, यानी पार्ट्स में तोड़ के समस्या का समाधान ढूंढना, वर्बलाइजेशन, एनालॉजिकल थिंकिंग, ये सब पॉजिटिव है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना। कंपटीशन एक रेड फ्लैग है आजकल के जमाने में, आप जानते ही हैं, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का जमाना है ना। रेड फ्लैग मतलब खराब, दूर जाना है आपको, ऐसी चीजों से बचना है जीवन में। और ग्रीन फ्लैग या ग्रीन फॉरेस्ट टाइप की चीजों के पास आपको जाना है। तो ग्रीन फ्लैग जो है हमारे यहाँ कोऑपरेशन मानते हैं हम एजुकेशन में, यानी सहयोग देना या सहयोग करना। बच्चों को अगर आप सहयोग करना सिखा रहे हैं तो एक ग्रीन फ्लैग बात है, यानी पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव कीवर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसके साथ आपको चले जाना है पेपर में अगर कुछ समझना आ रहा हो तो। कोऑपरेट करना कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना बच्चे को नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन कंपीट कराना बच्चे को, कंपटीशन को बढ़ावा देना, आपका फंक्शनल फिक्सनेस को बढ़ावा देना, ये सब नेगेटिव बातें हैं। कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, इससे आपको बचाना है बच्चे को। कट थ्रोट कंपटीशन नहीं कराना है, गला काट प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन कराइए बच्चे का खुद से, ना कि उसके दोस्तों से या बाकी बच्चों से।
तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज फोकस ऑन, यानी सहयोगात्मक अधिगम शैलियां जो हैं वो किस बात पे फोकस करती हैं। सहयोगात्मक मतलब जहां बच्चे ग्रुप में एक दूसरे का सहयोग करके सीख रहे हो। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स कंपीटिंग विद ईच अदर। हमने तो देख लिया ऊपर पहले ही कि कंपटीशन क्या है। कंपटीशन जो है एकदम नेगेटिव टर्म है, विद्यार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा कराना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब कई लोग कहेंगे कंपटीशन तो हमें बेटर बनाता है, कंपटीशन से तो हम अच्छे बन जाते हैं, फलाना ढिमका ये वो। देखिए कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा कारगर हो सकता है, लेकिन अंत में कंपटीशन का ऐसा कोई बाद में लड्डू नहीं मिलते। लॉन्ग रन में बच्चे के अंदर जो नेचुरल टैलेंट है वो दब जाता है कई बार। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, या हेल्दी कंपटीशन को आप थोड़ा बहुत प्रमोट कर सकते हो, बट पेडागोजिकली हम इसको बहुत पॉजिटिव नहीं मानते हैं, नेगेटिव ही मानते हैं हम कंपटीशन को। ठीक, तो स्टूडेंट्स हेल्पिंग वन अनदर टू लर्न, ये बात सही है। कोऑपरेशन, सहयोग, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ये शब्द जो है आपके लिए अच्छे हैं कि बच्चे सहयोग, प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं ग्रुप में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छा है। साइंटिस्ट मिलके जो है मिशन ग्रुप में करते हैं, है ना। स्पाई वो लोग भी ग्रुप में काम करते हैं, अभी मूवी आई है धुरंधर। ठीक, स्टूडेंट्स मेंटेनिंग साइलेंस इन द क्लास, यानी बच्चे जो है साइलेंस बना करके रखे हों। अगर क्लास में सिर्फ शांति है, किसी भी वजह से कोई बहुत अच्छी क्लास नहीं है, क्लास में थोड़ी चहल पहल होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। फिर आता है स्टूडेंट्स लिसनिंग टू टीचर पेशेंटली, यानी टीचर को बस बात सुन रहे हैं। यहां पे बात क्या थी आपको समझ आई गई कि हम कंपटीशन को नहीं कोऑपरेशन को बढ़ावा दें, तो कोई भी और ऑप्शन यहां जमता ही नहीं है। फिर आता है परफॉर्मेंस गोल्स और मास्टरी गोल्स या अप्रोच, इसको हम कह देते हैं। एक सवाल इस पर निश्चित रूप से आता है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस गोल्स नेगेटिव मानते हैं हम, परफॉर्मेंस अप्रोच फर्स्ट आना नेगेटिव मानते हैं हम, मास्टरी अप्रोच हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि आप मास्टर बनने पे ध्यान दे रहे हैं ना कि नंबर लाने पे। परफॉर्मेंस गोल में आप परफॉर्मेंस पे जोर देते हैं कि फर्स्ट आना है मुझे, कुछ भी करके चतुर रामलिंगम की तरह 3 इडियट में, है ना, चाहे चमत्कार को बलात्कार बोल रहे हो लेकिन फर्स्ट आना है, बस चाहे रट्टा लगा दें। रोट रटंत विद्या चलंत नहीं, सिंपल बात। परफॉर्मेंस गोल में कुछ भी करके फर्स्ट आना आपका लक्ष्य होता है, और मास्टरी गोल में आपको मास्टर बनना है, जैसे वो रेंचो का कैरेक्टर था 3 इडियट में, जो कि फुनसुक वांगडू की अगर हम बात करें। ठीक, चलिए पोल चेंज नहीं किया गया, अच्छा ठीक है। तो 61% लोग ए कह रहे हैं। तो आ स्टूडेंट इज रीडिंग बुक्स टू सेटिस्फाई हर क्यूरियोसिटी अबाउट सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी एक बच्चा है जो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना चाहता है, यानी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। उसके मन में इच्छा है कि यार ये तारे नीचे क्यों नहीं गिरते हैं, ये जिज्ञासा है, तो अब वो जानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो पढ़ रहा है, किसी वेबसाइट पे जाकर के कोई किताब पढ़ रहा है, मम्मी पापा से क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाटएवर। तो वो अपनी जिज्ञासा को, क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो कह रही है बच्चे में 3 चीजें जन्म से हैं कि बच्चा क्यूरियोसिटी रखता है, जिज्ञासा रखता है, इसीलिए बहुत सारे सवाल पूछता है, हम उसकी जिज्ञासा को मार देते हैं। बच्चा क्रिएटिविटी यानी कुछ नया करने की क्षमता रखता है, और बच्चा एबिलिटी टू लर्न, यानी हर बच्चा सीख सकता है बशर्ते आपको सिखाना आता हो। तो ये CCL, ये 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे 1 मिनट में किसी का क्वेश्चन पढ़ लेती हूं। तो यहां पे आपको पहचानना है फटाफट से। 73% लोग कह रहे हैं मैम टेट 10 टाइम्स क्लियर हुआ है, गवर्नमेंट सर्विस हुआ है, आपके वीडियो बहुत अच्छे हैं, थैंक यू शाहिद, बट 10 बार दिया क्यों यार, इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, हैं कौन सा शौक है टेट देने का। एनीवे बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, तो अगर हम बात करें, एक छात्रा अपनी कुछ अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा शांत करने के लिए किताबें पढ़ रही है, ये किसका उदाहरण है, परफॉर्मेंस गोल का, या अप्रोच गोल भी बोलते हैं इसको। तो आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं यहाँ पे कि परफॉर्मेंस, ये अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल, अवॉइडेंस ओरिएंटेड मास्टरी गोल, या अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल। सही तो दे रहे हो यार, आप लोग सही जवाब दे रहे हो, गुड। तो अगर हम देखें, देखिए अवॉइडेंस ओरिएंटेड में क्या होता है, आप फेलियर से बचना चाहते हैं, किसी तरह से 33% नंबर आ जाए, 60 नंबर आ जाए, पास हो जाऊं बस। वो जो राजू रस्तोगी का कैरेक्टर था उसमें 3 इडियट्स में, कि बस पास हो जाऊं। अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, इसमें आपको फर्स्ट आना है, तो ये भी पॉजिटिव नहीं है। अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, अगेन आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो ये भी कोई बहुत हम इसको अच्छा मानते नहीं है। तो यहां पे बचा क्या पॉजिटिव, यहां पे बचा क्या पॉजिटिव, यहां पे सिंपल अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, यानी आप अप्रोच तो रख रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन मास्टरी के लिए, है ना। जो आपका सेंटर है मोटिवेशन का वो मास्टरी है। इसमें एक होता है अप्रोच, दूसरा है मास्टरी, तीसरा है अवॉइडेंस, फेलियर अवॉइडेंस। फेलियर से बचने के लिए आप कोई काम कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस या सिर्फ नंबर लाने के लिए कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है, मास्टरी वाला बेस्ट है। तो मास्टरी गोल्स अच्छे हैं, या मोटिवेशन का तरीका मास्टरी हासिल करने का अच्छा है, बजाय कि आपका इसका परफॉर्मेंस का। बात सही है। CCE पे कराऊंगी यार एक सेशन, आगे चल के अब नए साल में ही करेंगे। तो अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन जो है यहाँ पे
आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अचीवमेंट या अप्रोच में मास्टरी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। फेलियर अवॉइडेंस, बस किसी तरह से पास हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, वो जान देने के लिए अपनी तैयार हो जाता है, उसको बचा लेते हैं, उसके दोस्त जाने नहीं देंगे अभी, है ना। और ये तो भाई साहब हैं ही परफॉर्मेंस अप्रोच वाले, इनको फर्स्ट आना है कुछ भी करके, चाहे रटना पड़े। और इनको फेलियर से बचना किसी तरह से, इनको ना फेलियर की पड़ी है ना परफॉर्मेंस की पड़ी है, इनको लर्निंग की पड़ी है कि मुझे सीखना है, तो ये बेस्ट है। इसको आप मास्टरी ओरिएंटेशन, तो ऐसे गोल्स जो मास्टरी ओरिएंटेशन रखते हैं वो बढ़िया है। ठीक है, बात क्लियर है? हंसते बहुत हो यार आप लोग, गलत बात। देखिएगा, मजाक कर रही हूँ, हंसते रहा करो, कोई नहीं। समेटिव असेसमेंट, देखिए समेटिव असेसमेंट अपने आप में नेगेटिव या पॉजिटिव उतना नहीं होता, लेकिन अगर सिर्फ समेटिव असेसमेंट लिखा हो तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। समेटिव असेसमेंट ओनली अगर लिखा है तो गड़बड़ होनी निश्चित है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे काम चलाएंगे। कैसे काम चलाओगे भाई, देखिएगा। हाँ, तो समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक मूल्यांकन। समेटिव असेसमेंट ओनली लगा दो आगे, तो जब ओनली लगा हुआ है तो इसका मतलब 100% नेगेटिव हो जाएगा। एक तो ये ओनली वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव होता है पूरी पेडागोजी में, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन, जिसमें मल्टीपल तरीके से आकलन हो रहा है। डायग्नोस्टिक यानी आप पता लगा रहे हैं कारण क्या है, बच्चा फेल हो रहा है या कोई भी दिक्कत है, किसी गैप कहां है। और इसके बाद दिया जाता है रेमेडियल, तो ये तीनों पॉजिटिव हैं, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल। यानी आप एक्स्ट्रा क्लास दिला रहे हो बच्चे को, तो ये पॉजिटिव टर्म हो गए। समेटिव या सिर्फ नंबर के लिए आप जांचना चाह रहे हो तो वो गलत है। ठीक है ना। मुझे भी पहले वाले में ना थोड़ा ऑप्शन चेक करने हैं कि उसमें शायद टाइपिंग की कोई मिस्टेक है, बट वो आंसर वो ठीक ही है, आएंगे खैर उस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेनली यूज्ड इन द असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन, यानी प्रमाणन के मूल्यांकन में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी आपको असेसमेंट करना है किसके लिए, सर्टिफिकेशन के लिए। सर्टिफिकेट मिलेगा, पास हुए कि फेल हुए, ड्राइविंग लाइसेंस दें कि नहीं दें, सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसके लिए आपको समेटिव असेसमेंट करना होता है। अदर देन दैट आप फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रयोग करते हैं। तो समेटिव असेसमेंट पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, लेकिन सिर्फ समेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव है ना। क्योंकि फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल ये ज्यादा बेहतर है, इसमें फीडबैक ज्यादा मिलता है, ये जजमेंट के लिए जनरली हम यूज करते हैं। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के लिए ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। समेटिव एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के लिए ही होते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन इन क्लास, क्या आप बच्चे को फॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी दी आपने और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये फॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि उसको पता है कि ये साइंस एक्सपेरिमेंट करते हुए टीचर मुझे देखेगा और उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। इनफॉर्मल है, बच्चा स्कूल के मैदान में खेल रहा है, आप बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेटिव का पार्ट है, ये फॉर्मेटिव का पार्ट है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी अपने आप में ये पॉजिटिव है, और ये समेटिव का पार्ट नहीं है, ये नंबर देने के लिए नहीं होता, ये बच्चे की जांच करने के लिए, निदान करने के लिए कि कारण क्या है वो पता करने के लिए होता है। तो ए और बी जो है ये पॉजिटिव हैं, ए एंड बी ओनली, क्योंकि यहां पे बात हो रही है कि सर्टिफिकेट किसके माध्यम से दिया जाएगा, तो आपको समेटिव इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। यानी सीटेट फाइनल एग्जाम नहीं लेगा तो कैसे दें कि 60% आए कि नहीं आए हैं, 60% आए हैं, समेटिव पेपर है, ये थोड़ी देख रहा है। यहां पे जो हम कर रहे हैं रोज, ये फॉर्मेटिव है कि आप गलत जवाब भी देंगे पोल में, तब भी फीडबैक मिलेगा आपको और आपको ठीक से समझाया जाएगा कि गड़बड़ है तो क्यों है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन 45% लोग सही दे रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्या खा रहे हो आजकल, 45% कैसे सही दे रहे हैं। सर्टिफिकेट के लिए जब हम बात कर रहे हैं, चलिए जब हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेनली यूज्ड इन द असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन, तो मेनली हम टर्म एंड एग्जामिनेशन, ईयरली, हाफ ईयरली और समेटिव एग्जामिनेशन को हम यूज करते हैं किसके लिए। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाइए, लर्नर्स लाइसेंस भी आपको तब मिलेगा जब लर्नर्स के बाद जो बेसिक एक प्रोसेस होती है वो भी तब मिलेगा जब आप वो बेसिक प्रोसेस भर दोगे, और फिर फाइनल में तो आपको फाइनल टेस्ट देना ही है। ठीक है ना, तो ये एक बात है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं, या ये फॉर्मेटिव में काम आएंगे, तो ए एंड बी ओनली। तो सिर्फ देखिए समेटिव, मैं इससे क्या बताना चाहती हूँ कि समेटिव पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ समेटिव असेसमेंट अगर हो रहा हो तो गलत है। फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल ज्यादा बेहतर है। सर्टिफिकेट चाहिए हो तो समेटिव बेटर है। तो ये अपने आप में नेगेटिव नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ समेटिव ही कर रहे हैं तो नेगेटिव है, क्योंकि इसका पर्पस है। अब आते हैं, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हो जाता है, रॉन्ग कॉन्सेप्शंस या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस का। इस पे हम 2 सवाल करेंगे क्योंकि उससे क्लैरिटी आएगी। रॉन्ग कॉन्सेप्शंस यानी गलत अवधारणाएं। तो गलत अवधारणाएं अगर लिखा हुआ है, ये टर्म गलत है अपने आप में, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव कीवर्ड है। रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते हम बच्चे की गलत अवधारणाओं को, जो शायद साइंटिफिकली सही ना हो, उनको हम रॉन्ग ना कह करके ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, या फिर और क्या कहते हैं हम, नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं या मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं। यहां पे आप ये देख पा रहे हो कि
हम रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते। गलत कॉन्सेप्शन का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट। रॉन्ग का मतलब गलत, तो गलत कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट हम नहीं कहते। ये लेबलिंग हो जाएगा, बच्चे पे लेबल लगाना हो जाएगा, ठप्पा लगाना हो जाएगा, और लेबलिंग आपको नहीं करनी, लेबल नहीं करना बच्चे को। ये तो सिंपल है। एक और कीवर्ड आपको एक्स्ट्रा में बता दिया है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन एक अच्छी बात है, इसको वैकल्पिक अवधारणा बोलते हैं, कि सोचने का तरीका है वैकल्पिक। आप ऐसे सोचते हैं, बच्चा वैकल्पिक रूप से ऐसे सोचता है। मिसकॉन्सेप्शन भी बोल सकते हैं इसको, और नाइव कॉन्सेप्शंस भी बोल सकते हैं, कि बच्चे की सहज अवधारणाएं हैं जो उसने अपने अनुभव के आधार पर बना ली हैं। जरूरी नहीं उसमें लॉजिक हो या वो साइंटिफिक हो। जैसे बच्चे का ये कहना कि मैंने तो हरे रंग का भी पानी देखा है, इसका मतलब बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, एक मिसकॉन्सेप्शन, एक नाइव कॉन्सेप्शन बनाया है। बेशक साइंटिफिकली ये बात ट्रू ना हो, लॉजिकली ट्रू ना हो कि वाटर तो कलरलेस होता है, तो ये डिस्कशन के थ्रू जब क्लास में चैलेंज किया जाएगा या चर्चा होगी इस पे, तो ये ठीक हो जाएंगे। इनको हम रॉन्ग नहीं कहते, रॉन्ग कहना नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्ड है ना, क्योंकि यहां पे हम पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं। चलिए खैर, एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको इस चीज की क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे, गर्मी लग गई है मुझे, चिल्ड्रन ऑफन कम अप विद देयर ओन एक्सप्लेनेशंस ऑफ इवेंट्स अराउंड देम। बच्चे अपनी एक एक्सप्लेनेशन लेकर के आते हैं इवेंट्स की। ऑन बीइंग प्रोब्ड एज टू व्हाई डज इट रेन, सिया सेज गॉड वॉज टायर्ड ऑफ कैरिंग द बकेट्स ऑफ वाटर ऑन हिज शोल्डर्स, सच एक्सप्लेनेशंस। अभी इस बार का ही क्वेश्चन है कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेके आते हैं, अपनी समझ, अपनी सहज समझ, अपना ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया एक बच्ची है जो कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो करके थक गए होंगे और उनको लगा यार ये छोड़ो, तो उन्होंने बाल्टियां छोड़ी और पानी जो है नीचे आया और बारिश हो गई। अब ये कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बारिश ऐसे थोड़ी होती है ना। आप बेहद धार्मिक व्यक्ति हैं तो हो सकता है आप मान भी लें ये चीज, लेकिन आपको भी पता है कि साइंटिफिकली ये ट्रू नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो ये यहां पे हमें समझना होगा कि बच्ची ने अपना नाइव कॉन्सेप्शन, अपने अनुभव के आधार पर यह बात कही है, जिसको आप रॉन्ग ना कह करके क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है डेपिक्ट दैट चिल्ड्रन हैव एन ईगोसेंट्रिक व्यू एंड कैन नॉट कंसिडर अदर्स व्यू पॉइंट। ये फालतू बात होगी कि ये चित्रित करते कि बच्चे तो दूसरों की ओर देखते ही नहीं है और वो दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते, वो तो अपने ही आपको सेंटर में रखते हैं। यहां पे उसने इमेजिनेशन लगाई है, खुद को सेंटर में नहीं रखा है, ठीक है। और ये पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा है कि आप ये जवाब दे दें। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ एनी रीजनिंग। ऐसा तो नहीं है, बच्चे ने रीजन तो दिया है। अब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा हो सकता है क्योंकि रीजन उसका लॉजिकल नहीं है, अपने अनुभव के आधार पे, लेकिन रीजनिंग तो उसने दी है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कह देते हैं इसको। प्रूव दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज मच लेसर देन अडल्ट्स क्वांटिटेटिवली। यानी बच्चे तो कम सोच पाते हैं बड़ों से, सोच तो वो भी रही है भाई। आप भी सोचते हैं, आप अपने टूटे हुए दिल के बारे में सोचते हैं, बच्चा अपने टूटे हुए पेन के बारे में सोच रहा है। सिंपल बात, बट सोचते हैं। और क्वालिटेटिवली अलग होती है बच्चे की जो चिंतन है, गुणात्मक रूप से, ना कि क्वांटिटेटिवली, मात्रात्मक सेम है। ये पियाजे भी कहते हैं कि अमाउंट इज सेम, काइंड इज डिफरेंट। यानी मात्रा सेम है, प्रकार अलग है सोचने का बच्चे का। तो ऑप्शन ही एक बचता है। इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हैव नाइव अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विद विच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट्स। यानी उनकी संस्कृति में जो कहानियां उन्होंने सुनी हैं उसके आधार पे वो अपने अनुभव जुटा करके और जवाब देते हैं, जो कि सही है। तो इसको रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहेंगे, ऑल्टरनेटिव या नाइव कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन कहेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी? 71% लोग सही जवाब दे रहे हैं। एक सवाल और अगर हम करें कि मिसकॉन्सेप्शन को अगर आप कैसे देखेंगे, तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए, है ना, और आप जवाब दीजिए। इतने में ये जैकेट निकाल के रख देती हूँ क्योंकि ये जो है गर्मी मुझे लग रही है अभी। चलिए, बहुत खुशी की बात है। बहुत बढ़िया। स्टूडियो में लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए जो है हीट बन जाती है। और एसी आजकल हम चलाते नहीं हैं क्योंकि आपको पता ही है दिसंबर चल रहा है, तो एसी चलाने में फिर से कोल्ड हो जाएगा। एनीवे, चलिए आते हैं, कहानी समझते हैं। बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, देख लेते हैं। देखिएगा, ये एक सेशन अगर आप ठीक से देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेडागोजी में गलत नहीं होंगे। बहुत सारे नंबर आप बचा सकते हैं, और सारे ही सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीडीपी में ही, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, एसएसटी हो, साइंस हो,
मिसकॉन्सेप्शंस आर, या मिसकॉन्सेप्शन क्या होते हैं, 89% लोग सही जवाब दे रहे हैं। अनयूजुअल टू गेट फाउंड, भाई बहुत यूजुअल है, विद्यार्थियों में पैदा होना असामान्य बात नहीं, सामान्य बात है, इसको नॉर्मली मानना है हमको। नॉर्मल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। जैसे एरर्स क्या है, पार्ट ऑफ लर्निंग है, एरर्स पार्ट ऑफ लर्निंग है, त्रुटियां सीखने का हिस्सा है, गलती करना नॉर्मल है बच्चे का, है ना। तो सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पे। प्योरली इलॉजिकल एंड बेसलेस, नहीं नहीं, वो उसके एक्सपीरियंस के आधार पे उसने बनाया है, कल्चरली जो कहानी सुनी है उसने अपनी संस्कृति में, वो उसने बनाया है उसके आधार पे। हिंड्रेंस टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नहीं, ये तो हेल्प करेगा कि आपको पता लग जाएगा कि बच्चा कैसे सोचता है, तो आप सही से लॉजिकली डिस्कशन करा पाएंगे। अब लर्निंग हो, सोशलाइजेशन हो, डेवलपमेंट हो, इन सबको प्रोडक्ट के रूप में या लीनियर प्रोसेस के रूप में नहीं देखना। किसके रूप में देखना, प्रोसेस या स्पाइरल के रूप में देखना, एक स्पाइरल प्रोसेस के रूप में देखना। ये एक नंबर का सवाल है, बहुत जगह पे आता है, हर बार आता है, इस बार भी आया हुआ है, आगे भी आएगा ही। प्रोडक्ट एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है कि प्रोडक्ट के रूप में किसी प्रोसेस को देखना या लीनियर रूप में देखना। प्रोसेस मानना किसी भी प्रक्रिया को, चाहे वो लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, या आपका सोशलाइजेशन हो, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया हो, सीखने की प्रक्रिया हो, चाहे वो किसकी प्रक्रिया हो, खुद बताओ, मैं क्यों बताऊं, अधिगम की प्रक्रिया हो, ठीक है ना, या विकास की प्रक्रिया हो। तो प्रोसेस और स्पाइरल की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स होती है कोई भी प्रोसेस, आगे पीछे जाती है। लीनियर स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है असर्शन, यानी एक कथन है, अ टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन डिस्कनेक्टेड चंक्स एंड नॉट गिव एनी रेफरेंस टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स वंस दोज हैव बीन टेस्टेड। अगर टेस्ट हो गया पुराने खंडों का या पुराने चैप्टर्स का, तो उनको कभी भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए टीचर को। तो मैं तो पूरे टाइम आप देखते हो सब कुछ कनेक्ट करके पढ़ाती हूँ, कि प्याजे से जोड़ दिया, इतने साल का बच्चा है तो किसी और टॉपिक से किसी और टॉपिक को जोड़ दिया, जो कि जरूरी है। डिस्कनेक्टेड चंक में अगर आप पढ़ाएंगे तो फिर बच्चे को दिक्कत होगी अपनी समझ बनाने में, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। फिर एक चीज से दूसरी चीज कनेक्ट करनी चाहिए, प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को कनेक्ट करना चाहिए, तो ये नेगेटिव है। रीजन क्या है, लर्निंग अकर्स इन अ लीनियर मैनर, कह रहे हैं कि लर्निंग जो है एक रेखीय प्रक्रिया में होती है, इसलिए बस सीधे चलते जाओ, पीछे मत मुड़ के देखो। भाई वो तो स्पाइरल है, आगे पीछे प्रीवियस नॉलेज को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही गलत हो गए, तो बोथ आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन 77% लोग दे रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं और कराती हूं आपको, जिससे और क्लैरिटी आपको इस टॉपिक को लेकर के आएगी। तो आपको पता चल गया लीनियर कहना किसी भी चीज को या प्रोडक्ट कहना गलत है, प्रोसेस या स्पाइरल मानना सही है। एक और सवाल है, ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है लर्निंग इज अ डैश एंड डैश प्रोसेस, सीखना एक कैसी प्रक्रिया है। अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स और स्पाइरल है, सिंपल नहीं है, कोई रेखीय नहीं है कि आज दो कल दो चार दो, जितना आपने आज सीखा उतना ही आप कल सीखेंगे, सेम मात्रा में सेम तरीके से नहीं भाई, कई बार चीजें कनेक्ट होती है तो आप बेहतर समझ पाते हैं। तो अगर हम यहां देखें तो लर्निंग इज अ डैश प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है नहीं, लर्निंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इंडिविजुअल प्रोसेस है नहीं, सोशल प्रोसेस, ग्रुप में अच्छा सीखते हैं हम। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बट पैसिव नहीं है, बच्चा पैसिव हो ही नहीं सकता। ये पैसिव से बड़ा नेगेटिव वर्ड कोई दुनिया में है ही नहीं, कि बच्चे को आपको एक्टिव रखना है, निष्क्रिय नहीं सक्रिय रखना है। तो ये तो गलत, ये भी गलत, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं सोशल होगी। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिल्कुल आगे पीछे आप एक प्रोसेस सीखते हैं, एक स्विमिंग भी सीखने जाएंगे, दो शब्द नए सीखेंगे, फिर कंफ्यूज होंगे, आप नया टॉपिक जब पढ़ रहे होंगे फिर उसको कंसोलिडेट करेंगे, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ेंगे, नया सीखेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। तो एक स्टेज में आप आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एक्टिव है, और बच्चा लर्निंग में एक्टिव होना जरूरी है बच्चे का, सिंपल या लीनियर नहीं हो सकती। लीनियर अपने आप में नेगेटिव है, जो स्पाइरल प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, वो अपने आप में सही है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस बार एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे, वो भी मैं कराऊंगी, 2 क्वेश्चन कराऊंगी इस पे। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे हमेशा एक सवाल तो आता ही है ना। इस बार 2 सवाल आए और उसमें से एक कॉम्प्लेक्स था, जो पिछली बार का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा, यानी बाहरी अभिप्रेरणा जिसका कारण बाहर है, बाह्य अभिप्रेरणा। इसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं, ये पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है बट हम मान के चलते हैं। और दूसरा, हम बच्चे को बढ़ावा देने की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं बच्चे में इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा दो, ना कि एक्सट्रिंसिक को। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, जिसका कारण जो है वो अंदर है। जैसे आपको कोई चीज सीखने में अच्छा लगता है, वो जॉय ऑफ लर्निंग है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना। जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, आप खुद से पढ़ रहे हैं, चाहे नंबर मिले आपको या ना मिले, पेपर में आए या ना आए। हो सकता है आपको किसी को नॉवल पढ़ने का शौक हो, बस शौक है, उससे नंबर मिलेंगे, कहीं पे कोई कुछ मिलेगा नहीं, रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं, या मैं बैडमिंटन अगर मैं पसंद करती हूं तो उसका कोई बाहरी कोई रीजन नहीं है, जब मौका मिला खेल लिए। क्रिकेट पसंद है तो मौका मिला खेल लिए, ठीक है ना। क्या कह रहे हो क्वेश्चन लेवल को लेके? 1 मिनट रुको जरा मैम, क्वेश्चन लेवल थोड़ा हाई कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये इस बार के भी क्वेश्चन हैं ज्यादातर तो,
है ना, और नए पुराने सब। अभी आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा था, अभी एक बेसिक सा क्वेश्चन था पीछे, ठीक है ना। और जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चन कराए जाने चाहिए, जरूरी है, समझ रहे हो। कल कराऊंगी एक सेट अच्छा, ठीक, तो वो जरूरी है कि जिस तरह के सवाल आ रहे हैं उसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे ना। और यहाँ पे टर्म्स का जानना, आपका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म को समझना जरूरी है क्वेश्चन से भी ज्यादा, क्योंकि टॉपिक जो है वो टर्म का है या कीवर्ड्स का है। तो बाह्य अभिप्रेरणा की जब हम बात कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमंगेस्ट स्टूडेंट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय, देखिए आपको बढ़ावा देना है इंट्रिंसिक पे ही, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना है इंटरनल मोटिवेशन को। कैसे देंगे? मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड देके, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहरी है ये, हम इंटरनल की बात कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, फोकसिंग ऑन जॉय ऑफ लर्निंग, सिंपल जवाब आप लोग सभी दे भी रहे हैं। अब एक काम करो, इसके आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये इस बार पूछा हुआ सवाल है पिछली बार का, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच, वो भी इससे पहले वाला भी पूछा ही हुआ होगा कहीं ना कहीं, या उस लेवल का होगा एटलीस्ट, समझ रहे हो। तो आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है वो पूछ रहा है हमसे एग्जामिनर। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैन इंपैक्ट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैन नॉट इंपैक्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन एनी पॉसिबल मैनर। ये कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आप इसमें घूम गए हैं। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इसीलिए पहले किंडरगार्टन किया जाता है, फिर फर्स्ट क्लास में आते हैं, है ना। पहले प्लेवे वाला निपटाओगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन निपटाओगे, फिर आओगे प्राइमरी एजुकेशन में, फिर सेकेंडरी मिडिल में जाओगे, फिर सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी। आप चाहते हो सीधा ही आपको बिल्कुल हवा में टांग दिया जाए। तो ये कहना कि आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती, गलत होगा। दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं। हम ये कहते हैं, ये हम इससे पहले भी बात करते थे कि भाई बाह्य अभिप्रेरणा पुश स्टार्ट के जैसी है, कि धक्का देके गाड़ी स्टार्ट कर दिया आपने, कि बच्चों को कोई काम शुरू कराना था, उसको कहते तेरे को ये मिलेगा भाई शुरू कर दे, लेकिन जब तक उसको मजा नहीं आएगा वो करने में, जॉय ऑफ लर्निंग, इंटरनल मोटिवेशन नहीं मिलेगी साथ में, तो वो लॉन्ग रन में आगे नहीं जाएगा। तो किसी काम को शुरू कराने में बीच बीच में थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए एक्सटर्नल रिवॉर्ड वगैरह आप यूज कर लेते हैं, अदरवाइज करना नहीं है। Intrinsic and extrinsic motivations can both impact an individual's behavior, but they operate independently of each other. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कई बार आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, फिर आपको अवार्ड मिलता है तो आप एक्सटर्नली भी मोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। Intrinsic and extrinsic motivations can interact with each other in complex ways, with one type of motivation affecting the other. आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती हैं, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। कि इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशंस जो हैं वो इंटरेक्ट करती हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से। आपको हो सकता है आपको टीचिंग बहुत पसंद हो, या मुझे थी, मैंने कई साल फ्री पढ़ाया, पैसे भी आने लगे, तो अच्छा है, कोई बुरा तो है नहीं, है ना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है दोनों इंटरमिंगल होकर के काम करते हैं, और कई बार एक टाइप की मोटिवेशन जो है दूसरे टाइप की मोटिवेशन को प्रभावित करती है, क्योंकि आपको काम पसंद है, मन नहीं कर रहा होगा, तब भी आप करने आ जाओगे, है ना। कोई बाहरी रीजन हो सकता है कि यार आप लोग वेट कर रहे होगे, आपका पेपर है, हो सकता है मेरा मन ना हो पढ़ाने का, या मैं सोचूं यार रिटायरमेंट ले लेती हूँ, बहुत हो गया। फिर मुझे लगता है, या लोग आसपास जब मिलते हैं तो कहते हैं कि नहीं बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, और हमें तो आप ही समझ में आता है, फलाना ढिमका, 50 तरह की चीजें। तो ये सब देखते हुए लगता है यार हाँ क्वालिटी भी बेटर है। तो अगर बाहर ही हो रीजन, तो कई बार आप बाहरी रीजन के लिए भी करते हो कि ठीक है यार ड्यूटी है अपनी, पढ़ाना चाहिए, ठीक पढ़ा लेते हैं, पढ़ाना चाहिए, लोगों को हेल्प होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं कई बार, कि जब आप इंटरनली मोटिवेट नहीं हो रहे तो हो सकता है बाहरी मोटिवेशन आपको मोटिवेट कर रही हो, और जब बाहरी मोटिवेट कर रही हो तो हो सकता है इंटरनल भी आ जाए जब आप शुरू करें वो काम। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये कहना गलत होगा, या इंडिपेंडेंट होती हैं, ये कहना गलत होगा। दोनों इंटरमिंगल हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं, और कॉम्प्लेक्स वेज में जुड़ी हुई हैं, हमें भी नहीं पता कितनी तरह से कैसे गुथी हुई हैं। अब आता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। ये जो है एकदम नेगेटिव टर्म है, या रिजिड तरीका पढ़ाने का। तो स्टैंडर्डाइज्ड चाहे वो असेसमेंट हो, इंस्ट्रक्शन हो, वो नेगेटिव हम मानते हैं उसको कीवर्ड में या टैग वर्ड में। फ्लेक्सिबल तरीके को या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। डिफरेंशिएटेड में मल्टीपल इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होती है, यानी आप कई तरीके से बच्चे की नीड के हिसाब से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से पढ़ा सकते हैं, तो वो पॉजिटिव है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन पॉजिटिव है, वो आपने सुना भी होगा, जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो बने रहते हैं, और जो ज्यादा रिजिड होते हैं वो सूखे पेड़ टूट जाते हैं जल्दी से, है ना। जिनमें लचीलापन होता है वो सरवाइव कर जाते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड या रिजिड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो टू, ये नेगेटिव है अपने आप में। टू गेन कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट आर टीचर शुड, आपको कक्षा प्रबंधन में छात्रों के सहयोग
का सहयोग चाहिए, यानी क्लासरूम में मैनेजमेंट बना रहे, ठीक है ना, इनडिसिप्लिन क्रिएट ना हो। इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? एस्टेब्लिश स्ट्रिक्ट एंड रिजिड क्लासरूम रूल्स। देखिए ये जो रिजिड है ये वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है, स्ट्रिक्ट वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है। फ्रिक्वेंटली कंप्लेन टू पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर। हर चीज के लिए बाहर पेरेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल, फलाना ढिमका, तुरंत आप देखिए ना, पहले आप क्या कर सकते हो? रेप्रीमेंड द स्टूडेंट्स फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। ये रेप्रीमेंड भी अपने आप में नेगेटिव ही वर्ड है, पनिशमेंट के बराबर है कि फटकार लगा दो बच्चों में। एस्टैब्लिश नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट्स। तो आपने क्या किया? एक तो फ्लेक्सिबल तरीका अपनाया, एक स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं अपनाया, सिर्फ पनिशमेंट की बात नहीं की, बच्चों के साथ आप ये फटकार नहीं लगाई उनको, है ना, कि पनिशमेंट नहीं लगाई, या एक ही तरीका नहीं अपनाया। आप बच्चों के साथ नॉर्म सेट कर सकते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो, है ना, कोलैबोरेशन में। तो वो कहेंगे थोड़ा हमें भी इंटरेक्ट करने का मौका मिले, आप भी सवाल पूछें, ग्रुप बनाएं, है ना, हमारी सीट फिक्स ना हो, रोटेशन में चलती रहे, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी वहां। ठीक, तो इतनी एक बात है ये कि आपको ना तो इंस्ट्रक्शन में और ना ही आपको, देखिए यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ों में अच्छी लगती है कि आपने रोज एक लड़सलन की टी शर्ट पहन के आ गई, मैं चल जाएगा। स्कूल में सब यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, अमीर बच्चा, गरीब बच्चा, सब एक जैसे दिखेंगे, चल जाएगा, समय भी बचेगा। लेकिन पढ़ाने के तरीके में यूनिफॉर्मिटी या स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये एक ही तरीका सबके लिए। तो ना तो ये टेस्ट करने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टैंडर्डाइजेशन या रिजिड हो जाएगा ना, ये सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन चाहिए, वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी। आसान जिसको बच्चे को धीमे समझ में आता है उसको भी समझ में आ जाए, तेज को भी, मॉडरेट को भी। तो डिफरेंशिएटेड या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी आप ध्यान रख पाए, फ्लेक्सिबिलिटी में हो पाता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में या स्टैंडर्डाइज असेसमेंट में नहीं हो पाता है, इसलिए इसको नेगेटिव मानते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग से आप, कन्वर्जेंट थिंकिंग को आप अवॉइड करें। हालांकि कन्वर्जेंट थिंकिंग को आप ये नहीं कह सकते कि एकदम खत्म चीज है, इसका अपना एक पर्पस है। जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो संबंध है वो इंटेलिजेंस से है। लेकिन हम अपने एजुकेशनल सिस्टम में ये बात को प्रमोट करते हैं कि बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़े, उससे क्रिएटिविटी आएगी, बच्चा दिशाओं में सोच पाएगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको हम कहते हैं डीसी साथ चलता है, ये शॉर्ट ट्रिक है, सीसी नहीं, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ नहीं जाते। डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जिसको बढ़ावा देना हमारा धर्म है आज के समय में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेके हर पॉलिसी यही कहेगी बच्चों को क्रिएटिव बनाओ, नई दिशाओं में सोचे, नोवल थॉट सोचे, फ्लेक्सिबली सोच पाए, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए, है ना। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम बढ़ावा नहीं देते, इसका इस्तेमाल है अपना। जैसे आप ये सवाल जब चूज कर रहे हैं तो आप कई ऑप्शन से एक ऑप्शन पे जा रहे हैं जिसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन सिकुड़ती हुई, यानी 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन पे आए। डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपको एक प्रॉब्लम दी गई, आपने ऐसे लिखा, अपने विचार कहे, वो दिशाओं में सोचना है, वो रचनात्मक सोचना है। सी ऑप्शन कह रहे हैं 84% लोग। चलिए देखते हैं। टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड। आपको क्रिएटिव बच्चा ढूंढना है जो दिशाओं में सोचता हो, जिसकी फ्लेक्सिबल थिंकिंग हो, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता हो, डीसी। डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ जाते हैं। तो रिजिडिटी से तो आप बच ही जाइए, नहीं तो क्रिएटिविटी दूर दूर तक नहीं आएगी। अभी हमने पढ़ा था रिजिडिटी नेगेटिव होता है। हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि बच्चा जो है वो हाई टॉलरेंस होगी उसमें बोर्डम के प्रति, हो सकती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग, देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग से भी काम नहीं चलेगा। अगर हाई टॉलरेंस होगी बोर्डम के प्रति तो कुछ नया नहीं सोचेगा। तो बेहतर ऑप्शन इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग है। दिशाओं में सोचना, बच्चे को क्रिएटिव होने के लिए दिशाओं में सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, सिंपल बात है। जॉय पॉल गिलफर्ड ने ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग दी थी, और इसके बारे में वो कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप सिकुड़ती हुई सोच है, कई ऑप्शन से एक ऑप्शन की तरफ आएंगे, और डाइवर्जेंट में दिशाओं में जाते हैं। डाइवर्जेंट को हम चाहते हैं कि बच्चे में बढ़ावा दें, क्योंकि इससे क्रिएटिविटी उभर करके आती है। अब बात आती है सेग्रीगेशन या ओनली की तरफ। जब आप ऑप्शन में अगर ओनली लिखा हुआ है या सेग्रीगेशन, अलगाव लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव है। इंक्लूसिविटी या समावेशन लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिविटी है। ये पॉजिटिव टर्म है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, जहां आपको ये दिख जाए मतलब बात बन जाएगी, है ना। ये नेगेटिव है। सेग्रीगेट करना, बच्चे को अलग थलग करना नहीं, आपको बच्चे को इंक्लूड करना है। 4th ऑप्शन डी कह रहे हैं 78% लोग। चलिए देखते हैं कथन क्या है। ओनली स्पेशल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन। ये बात हम बात कर करके थक चुके हैं, और ये हर बार रेपिटेडली आ रहा है कई सालों से क्वेश्चन, बस भाषा थोड़ी सी बदल जा रही है, या कभी डायरेक्ट में आ जाता है, कभी कथन और कारक में आ जाता है। समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं, ये कहना गलत होगा। भाई हर बच्चे के लिए शिक्षा है ना, वो स्पेशल बच्चा ही थोड़ी है कि जिसको ऑटिज्म है मान लो, या कोई विजुअली इंपेयर्ड है, उसी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा है ना। तो ओनली जहां लिखा हुआ है कि सिर्फ ओनली स्पेशल चिल्ड्रन, नेगेटिव है। रीजन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ एड्रेसिंग ओनली लर्नर्स विद सम इंपेयरमेंट, ये भी नेगेटिव है।
तो ओनली नहीं, इंक्लूसिविटी, सबको शामिल करना, ओनली हमें एक तरफ लेके जाता है, और एक तरफा कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं आपको बता दूं, प्रेम ही क्यों ना हो। तो ये क्या है, बोथ ANRR फॉल्स, मजाक कर रही हूँ, जिसको जो करना है करे अपने जीवन में, है ना, दोनों ही बातें गलत हैं। कितने लोगों ने दिया जवाब, जाना जरा पीछे, मुझे देखना है। 89%। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेग्रीगेट नहीं करना, अलग थलग नहीं करना बच्चे को। रोट लर्निंग आपको पता ही है, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए हमको, रटंत विद्या चलंत ना ही, नेगेटिव है, आंख बंद करके आपको जहां रोट लर्निंग दिखे, नॉट ना लिखा हो, आप समझ जाइए गलत है। मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण अधिगम है, इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, रियल लाइफ से उसकी चीजें जुड़ेंगी। पियाजे और वाइगॉत्स्की इसको प्रमोट करते हैं, या पूरा जो आज की मॉडर्न डे आपकी पेडागोजी है, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद है, वो इसको प्रमोट करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, NCF हो, सब इसको प्रमोट करेंगे। समझ रहे हो, ठीक है सीमा। तो मीनिंगफुल लर्निंग इज प्रीमरली नॉट अबाउट, किसके बारे में नहीं है। अब देखो यहां पे नॉट लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, जवाब बदल जाएगा। जैसे ही नॉट लिखा हुआ हो, आप अपने कान खड़े कर लें, 3 इडियट की तरह, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, सतर्क हो जाएं, सावधान रहें, है ना। समझ रहे हो कि नॉट लिखा है वो फंसा सकता है क्वेश्चन आपको। मीनिंगफुल लर्निंग इज प्रीमरली नॉट अबाउट डेवलपिंग स्किल्स, नहीं भाई, ये तो है डेवलप करने के बारे में स्किल्स को। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, 76% लोग। मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, रोट लर्निंग होता है मेमोराइज करना, ड्रिल और प्रैक्टिस करना नेगेटिव बात है ना। मेमोराइज करना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये बैच में अगर आपको एनरोल करना हो तो ये है करियर लैब, डाउनलोड कर लेना। कई बैचेस हैं जो जिनमें एडमिशन KVS NVS D2SB पेडागोजी स्पेशल और CTET के बैचेस। एनीवे, तो आप देख रहे हैं कि रोट लर्निंग जिससे आपको बचना है नेगेटिव है। रोट लर्निंग के भाई बहन और कौन से हैं, रोट लर्निंग या फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बस आपको लगेगा कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस लिखा है तो पॉजिटिव है, बट नेगेटिव टर्म है ये। ड्रिल एंड प्रैक्टिस के बार बार आप सेम ही तरीके को रिपीट कराते रहो कि एक चीज को 100 बार लिखो, 50 बार लिखो, 20 बार लिखो, नेगेटिव है ये, पॉजिटिव नहीं है पेडागोजी में। आपने जीवन में देखा होगा, टीचर्स ने आपसे कराया होगा, बट नॉट द राइट वे टू टीच और टू लर्न। तो रोट लर्निंग और ड्रिल एंड प्रैक्टिस और मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, रटना, बार बार याद किए जा रहे हो आपको समझना है। अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन मेमोराइजेशन, तो वर्ड अंडरस्टैंडिंग जो है वो पॉजिटिव है, मीनिंगफुल लर्निंग पॉजिटिव है, रोट लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन नेगेटिव है, ठीक है ना। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल इसके साथ, तो ये नेगेटिव ही है, क्योंकि आपकी ना कोई क्रिएटिविटी नहीं लग रही, आपके थिंकिंग प्रोसेस पे जोर नहीं पड़ रहा, और वो ऑप्शन बेटर है जहां बच्चा एक्टिव है, जहां उसकी थिंकिंग प्रक्रिया पे जोर हो, ठीक है ना। तो ये एक बात है, रोट लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन और रिकॉल, ये तीनों नेगेटिव टर्म है, ठीक है, या 5 नेगेटिव टर्म है अगर आपको देखें तो। पॉजिटिव क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग, एक्टिव है जहां बच्चा सक्रिय है। तो मेमोराइज करना रट्टाफिकेशन है, और ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही सही है क्योंकि पूछा ही सही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझना अच्छी बात है, पॉजिटिव है। कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज पॉजिटिव है। तो आपको 3 चीजें यहां पॉजिटिव मिली कि स्किल को डेवलप करना पॉजिटिव है, अंडरस्टैंडिंग करना किसी कॉन्सेप्ट की पॉजिटिव है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना पॉजिटिव है, लेकिन मेमोराइज करना या जानकारी को सिर्फ याद करना, रट्टा लगाना, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करना, वो नेगेटिव है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 14 कर लिए थे हमने, हाँ 15 पे चलेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप, आपको बताइए आंख बंद करके, आपको रूढ़िबद्धता के साथ नहीं जाना है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होते हैं, जो चली आ रही अवधारणाएं हैं समाज में, जनरलाइज्ड या प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, वो एकदम फालतू हैं, वो लॉजिकल नहीं है, उनको खत्म करने की तरफ आपको काम करना है, कि ना कि उनको बढ़ावा देना है, बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना है। जेंडर इक्विटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इक्वालिटी, इनकी तरफ आपको जाना है। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्टीरियोटाइपिंग नहीं, कि लड़के तो रोते नहीं है ना, और लड़कियां जो है वो स्पोर्ट्स में ना जाएं, या लड़कियां हैं तो सर्टेन तरह के कपड़े पहने, लड़के हैं तो मेकअप ना लगाएं। अब कई लोग कहेंगे हाँ ना ही लगाएं तो अच्छा है, ये हमारी और आपकी बायसनेस है, स्टीरियोटाइपिंग है। हो सकता है किसी लड़के को मेकअप लगाना पसंद हो, समझ रहे हो बात। तो द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी। अब मुझे पता है कई लोग पीछे से बैठ के कह रहे हो कि आप ही हो जाओ इतने मॉडर्न, हम तो नहीं हो पाएंगे। हो जाओगे, ट्राई करो, है ना, थॉट में तो हो ही जाओ, कपड़ों में बेशक मत हो। देखो, तो द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट आर कल्चर कंसिडर्स एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड टू एज डैश एंड आर डैश। फटाक से जवाब दो, 47% लोग। व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, कि ये इंटरेस्ट लड़कियों के होने चाहिए, कि उनको तो खाने में, रंगोली में, फैशन में, इन सब में इंटरेस्ट ही होना चाहिए, है ना। और बिहेवियर्स, कि एक सर्टेन तरह से लड़कियों को बात करनी चाहिए, सॉफ्टली बात करनी चाहिए, है ना, उनको शर्माना चाहिए, फलाना ढिमका, ये वो उल्टे जवाब नहीं देने चाहिए, ठीक। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, ये स्किल्स आनी चाहिए, खाना बनाना तो लड़की को आना ही चाहिए, लड़के को क्यों नहीं आना चाहिए भाई, उसे भी सिखा लो,
है ना, एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट अ कल्चर कंसिडर्स अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर। और पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे करेज लड़कों से जोड़ दिया जाता है, केयर होगी तो लड़कियों से जोड़ दी जाएगी, जो कि दोनों ही लोगों में सारे ट्रेट्स पॉसिबल होते हैं, किस ट्रेट को बढ़ावा दिया गया है और इंडिविजुअल डिफरेंस का भी मामला है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड टू एज, अब ये जो आपने स्किल्स, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी ट्रेट इन सब को जोड़ दिया किसी स्पेसिफिक जेंडर से, तो ये जेंडर रोल हो गया, और यही बाद में जाकर के स्टीरियोटाइप बनेगा बाद में। जेंडर रोल, जब आपने जेंडर रोल को ये कह दिया, थोप दिया, तो फिर वो स्टीरियोटाइप एक ना एक दिन बनना ही है। एंड आर कल्चरली डिफाइंड, अलग अलग कल्चर अलग अलग तरह से जेंडर रोल्स को डिफाइन करता है। हो सकता है जो इंडिया में हम नॉर्मल मान रहे हैं किसी और देश में वो ना हो, या किसी और देश का नॉर्मल यहां का नॉर्मल ना हो, ठीक है। तो जेंडर रोल्स भी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग समाज के हिसाब से बदल सकते हैं। तो और हमारे ही समाज में समय के साथ बदलते रहते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि जेंडर रोल्स और कल्चरली डिफाइंड, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्योंकि स्टीरियोटाइप का कोई ऑप्शन था नहीं, जेनेटिकली डिटरमिन्ड नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड नहीं होते, सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो आपको ये बायसनेस, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप, इनसे दूर रहना है, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ड्यूरिंग ये एक और सवाल इस बार आया हुआ है, ड्यूरिंग प्ले टाइम एट स्कूल सौरभ आ 8-year-old बॉय पिक्ड अ डॉल टू प्ले विद। एक 8 साल के बच्चे सौरभ ने प्ले टाइम यानी गेम्स पीरियड के दौरान एक डॉल को उठाया खेलने के लिए। सम ऑफ हिज पीयर्स मेड फन ऑफ हिम, उसके जो दोस्त थे, उसकी उम्र के लोग थे, उन्होंने मजाक उड़ाया, हा हा लड़का होके डॉल से खेलता है। फॉर हिज चॉइस ऑफ टॉय एज अ टीचर हु वांट्स हिज स्टूडेंट्स टू ग्रो अप विद जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, यही बात हम अभी कर रहे थे ना कि आप वो टीचर हैं जो चाहते हैं कि आपके बच्चे जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बड़े हों। भाई हो सकता है किसी बच्चे को डॉल पसंद आ रही हो, आधे लड़के तो जिनको पिंक कलर पसंद हो तो ना करें वो, क्योंकि इतना स्टीरियोटाइप कर दिया गया है कि लड़कियों के लिए पिंक कलर और लड़कों के लिए ब्लू कलर। स्टीरियोटाइप ठप्पा लगा दिया आपने, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म ही कर दिया, समझ रहे हो ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन बाय द टीचर, यानी अब वो टीचर हैं आप जो लैंगिक भूमिकाओं के संदर्भ में लचीलापन चाहते हैं, जेंडर रोल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज ने कह दिया है तो यही होगा एक जेंडर के लिए, है ना। लड़के भी रो सकते हैं या कोई भी रो सकता है, क्योंकि वो भी ह्यूमन ही है, नॉर्मल इमोशन है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए। टॉक टू सौरभ दैट डॉल्स आर सूटेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज शुड नॉट प्ले विद डॉल्स, आप सौरभ को कहेंगे कि बेटा लड़कियां खेलती हैं गुड़िया से, आप तो मेरे गुड्डे हो, आप तो मत खेलो, रख दो इसको, बकवास बात, एकदम स्टीरियोटाइप को आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक। टेल सौरभ दैट ही शुड प्ले विद समथिंग एल्स बिकॉज हिज फ्रेंड्स वोंट अप्रूव ऑफ हिम प्लेइंग विद डॉल। अगर आपने ये कर दिया तो आप बच्चे में बहुत ही खराब तरीके का सोशलाइजेशन करा रहे हैं कि कंफर्मिटी भर दे रहे हैं, फिर वो कभी भी जो खुद पसंद करता है वो स्टैंड नहीं लेगा उस चीज के लिए, क्योंकि आपने कहा कि तुम्हारे दोस्त अप्रूव नहीं करेंगे इसलिए तुम ये छोड़ दो। लेट सौरभ प्ले विद डॉल एंड टेल अदर चिल्ड्रन दैट दे कैन ऑल्सो चूज एनी टॉय ऑफ देयर चॉइस। सौरभ को आप गुड़िया से खेलने देंगे और बाकी बच्चों को भी कहेंगे कि दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई भी खिलौना उठा सकते हैं, जिसका जिस चीज से मन करे, किसी लड़की का कार से खेलने का मन है तो वो खेल सकती है, सौरभ का डॉल से खेलने का मन है तो सौरभ खेल सकता है ना। अब ये सिर्फ यहां जवाब में नहीं कि 94% लोग सही जवाब दे रहे हैं, जिस दिन जीवन में उतार लोगे तब पता लगेगा कि कितना मुश्किल है या कितना मजेदार है, डिपेंड करेगा आप कितने रीढ़ की हड्डी वाले व्यक्ति हैं। क्वाइटली टेक अवे द डॉल एंड गिव अ कार टॉय टू सौरभ विदाउट सेइंग एनीथिंग, बकवास बात, ठीक है। तो जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी में चीजों को, एटीट्यूड को, कपड़ों को, बिहेवियर को नहीं जोड़ना है किसी जेंडर से, अगर आपको जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलना है, जो कि पॉजिटिव टर्म है। नेगेटिव की जब हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस का सीक्वेंसिंग मुझे, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सोशल एक्सक्लूजन और इंक्लूजन। तो इंक्लूजन एनी डे बेटर है, सेग्रीगेशन या एक्सक्लूजन बेटर नहीं है। तो टू केटर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड, यानी वो बच्चे जो वंचित समूह वर्ग से आते हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति से, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे समाज ने उनको हाशिए पे रखा है ना, उतने मौके नहीं मिल पाए जितने बाकी लोगों को मिल रहे थे। तो वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। कई बार लड़कियां भी डिसएडवांटेज पोजीशन में ही पाई जाती हैं समाज में, क्यों? क्योंकि उतने मौके उनको दिए ही नहीं जा रहे जितने शायद उनके भाई को या उनके पिताजी को मिले हैं। तो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट, जो बच्चे डिसएडवांटेज या वंचित पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, ऐसे जाति संप्रदाय से आए हुए हैं जिनको हमेशा पिछड़ा ही माना जाता रहा है, तो क्या करे टीचर? सोशल एक्सक्लूजन कर दे, इनको अलग थलग कर दे कि तुम बाकी बच्चों के साथ मत बैठा करो, उनके साथ खाना मत खाया करो। नहीं, अभी मूवी आई थी, कौन सी आई थी वो, धड़क 2, तो उसमें इस चीज पे चर्चा हुई है, देखिएगा, अच्छी मूवी है, मतलब पेपर के बाद देखिएगा प्लीज।
सोशल मार्जिनलाइजेशन, सामाजिक हाशियाकरण, ये भी नहीं करना है आपको, उनके साथ अलग थलग नहीं करना है। स्टैंडर्डाइज करिकुलम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी पे जाएंगे हम। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे। विभेदी अनुदेशन, आप डिफरेंट लेवल उनसे जुड़े एग्जाम्पल्स भी लेंगे, उनसे जुड़े एज इन लेबल करने के लिए नहीं, जो उस बच्चे को भी समझ में आए उन तरीकों से भी पढ़ाएंगे, है ना। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, सब चीजों को आप इंक्लूड करके रखेंगे। तो एक्सक्लूजन नहीं करना है, इंक्लूजन करना है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बचना है आपको पूरे पेपर में, अपॉर्चुनिटीज देनी है, अवसर देने हैं बच्चे को एक्टिव रखना है। तो मीनिंगफुल लर्निंग की अभी हम बात कर रहे थे। अर्थपूर्ण अधिगम कैसे होगा? अर्थपूर्ण अधिगम जब बच्चा रहेगा एक्टिव, भाई तभी तो मीनिंगफुल है। कोई भी चीज सार्थक कब है आपके लिए, या अर्थपूर्ण कब है? जो वो आपके जीवन से जुड़ी हो, जब आप उसको लाइफ से कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। तो प्रोविजंस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, इससे तो बचना है, यही तो नेगेटिव है। अभी तो यही तो देख रहे हैं हम, रिवॉर्ड पनिशमेंट से कोई मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती, रट्टाफिकेशन होती है रिवॉर्ड पनिशमेंट से। अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाँ बच्चे यहां एक्टिव है, जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है, सिंपल तरीका है, ये सालों से मैं कहते हुए आ रही हूं, वो आपको बचा लेगा। वो ऑप्शन सही ही होता है जहां बच्चा एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव है बल्कि। तो यहां बच्चा सक्रिय है, एक दूसरे के साथ संवाद करके, अपॉर्चुनिटीज, अवसर मिल रहे हैं इंटरेक्ट करने के। बाकी के दो ऑप्शन भी देखेंगे। रिफ्लेक्शंस ऑन लर्निंग, हाउ टू लर्न, यानी बच्चा रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, चिंतन कर पा रहा है, प्रकाश डाल पा रहा है कि कैसे सीखते हैं, इस बात पे वो चिंतन कर पा रहा है, यानी अवसर मिल रहा है सोचने का। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही सही है। रिवॉर्ड पनिशमेंट से आपको बचना है, बच्चे को एक्टिव रखना है, आपको अपॉर्चुनिटीज देनी है उसको एक्टिव होने की, सोचने की, समझने की, जहां उसका दिमाग चले, शरीर चले। बच्चा जितना एक्टिव है, जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं, उतने अच्छा है। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। टीचर सेंटर्ड में सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, लर्नर सेंटर्ड में टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं। सिंपल सिंपल सिंपल, फटाक से जवाब दे दो, आसान सवाल है। असर्शन क्या है? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज वन वेयर टेक्स्ट बुक इज द सेंटर ऑफ ऑल लर्निंग। पॉसिबल ही नहीं है। लर्नर सेंटर्ड में टेक्स्ट बुक या टीचर नहीं होगा सेंटर में, लर्नर होगा, यानी चाइल्ड होगा, यानी बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा। रीजन क्या है इसका? स्टूडेंट्स इन मिडिल स्कूल लर्न बेस्ट व्हेन आस्क्ड टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट बुक। रिप्रोड्यूस का मतलब है रट्टा लगा लिया है उन्होंने और उसी को उगल रहे हैं पेपर पे, दोनों ही गलत हैं। तो सिंपल है, बोथ आर फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन। तो हमें वो चाहिए जहां बच्चा एक्टिव हो, यानी बच्चा सेंटर में हो, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव हो। एक्टिविटीज सेंटर में ना हो, टीचर और स्टूडेंट सेंटर में ना हो, स्टूडेंट सेंटर में हो, उनके हिसाब से चीजें बने। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। ब्लैंक स्लेट या स्टिमुलस रिस्पॉन्स या रिवॉर्ड पनिशमेंट को एकदम सिरे से नकारना है, नेगेटिव है ये। को कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव है, यानी साथ में मिलके बच्चे जो है को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं ज्ञान का। तो इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, जिससे प्याजे और वाइगॉत्स्की बिलोंग करते हैं, जो कहता है बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, बच्चा सीख सकता है, एक्टिव सक्रिय रूप से मीनिंगफुल लर्निंग कर सकता है, बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं है। बच्चा जब स्कूल में आता है तो अपने अनुभव लेकर के आता है। वो 6 साल का बच्चा है, जब पहली क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो आपको क्या लगता है 6 साल तक ना उसने कहीं ट्रेवल किया, ना वो कभी नानी के यहाँ गया, ना उसने आसपास दुनिया देखी, ना कोई कार्टून देखा, कोई अनुभव ही नहीं है उसका, ब्लैंक स्लेट है, वो खाली तख्ती है, एम्प्टी वेसल है, खाली बर्तन है। या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को जोड़ के पढ़ा दो, उद्दीपक उद्दीपन को, उद्दीपक और अनुक्रिया को, नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये रट्टाफिकेशन हो जाएगी, है ना। ये व्यवहारवादी व्यू पॉइंट हो जाएगा, यानी जिसको हम बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट कहते हैं, और कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू पॉइंट है जहां बच्चा एक्टिव है। और हमारा पूरा जो कहानी, हमारा एनसीएफ से लेकर सब कुछ कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। मॉडर्न डे में हम जो पेडागोजी अपनाते हैं वो रचनावाद को ध्यान में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए अपनाते हैं। व्यवहारवादी तो जॉन लॉक ने कहा है कि ब्लैंक स्लेट है बच्चा, खाली तख्ती है, क्ले मिट्टी है, एम्प्टी वेसल है, कुछ भी बना दो, कैसे भी बना दो। इसको हम मॉडर्न डे में अच्छा नहीं मानते। तो लर्निंग इज सिंपली राइटिंग एसोसिएशंस ऑन द ब्लैंक स्लेट ऑफ आवर ब्रेन्स। तो ब्लैंक स्लेट मानना ही नहीं है आपको, बच्चे को एक्टिव मानना है। एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है वो, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है बच्चा। इंडिविजुअल्स आर पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड, ये तो वर्ड अपने आप में नेगेटिव है, बच्चों को पैसिव नहीं रखना। इंडिविजुअल्स आर कंडीशनड, कंडीशनिंग भी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी, ब्लैंक स्लेट भी, ये सब व्यवहारवादियों के शब्द हैं, इनसे दूर रहना है। रिवॉर्ड पनिशमेंट ये सब नेगेटिव है। इज अ प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। को कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? बच्चे भी साथ में ज्ञान का सृजन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, टीचर के साथ मिल करके, ठीक है। वो भी ज्ञान में पूरी, उनका भी एक भागीदारिता है, सह निर्माण कर रहे हैं ज्ञान का। फियरफुल एनवायरमेंट, जहां भय का माहौल हो, है ना, बच्चे को छड़ियां पड़ती रहे, वो थॉर्नडाइक वाला टर्म, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, वो नहीं करना है आपको कि डंडा हटाओ और बच्चा बिगड़ जाएगा। तो सुबह शाम वो वाले मास्टर नहीं बनना है पुराने जमाने में, है ना। हमसे पहली जनरेशन में यही कहा जाता था, मेरे तो मामा जी बताते हैं कि सिंपल कह दिया जाता था स्कूल में जाकर के कि हड्डी आपकी, सॉरी हड्डी हमारी, खाल आपकी, तो मतलब बस जिंदा छोड़ देना, बाकी आप कूट पीट के कैसे भी करना है कर लो सेट।
ये तरीका सही नहीं है, बच्चे की सेल्फ एस्टीम और बहुत सारी चीजों पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब आप कहेंगे रियल वर्ल्ड में तो ऐसा ही होता है, ये वो आइडियली होना नहीं चाहिए। वो एक अलग बात है कि कई बार माहौल ऐसा होता है कि ये सब चीजें होती हैं, बट होना नहीं चाहिए, है ना। हम उस और क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये रिसर्चेस प्रॉपर हुई हैं जहां नहीं हुआ है और तरीके सही अपनाए गए हैं, अभी भी होता ही है ऑफ कोर्स, बट नॉट द राइट वे। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बैन है, बट बहुत स्कूल्स में आपको ये होता हुआ नजर आ जाएगा, कॉमनली दिख जाएगा आज भी, जो कि दुखद है अपने आप में, है ना। कंप्लेंट्स भी होनी चाहिए। एनीवे, तो फियरफुल एनवायरमेंट यानी भयपूर्ण वातावरण नहीं होना चाहिए क्लास में, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट होना चाहिए, नर्चरिंग एनवायरमेंट होना चाहिए जहां बच्चा फल फूल सके एक पौधे की तरह, है ना। नर्चरिंग एनवायरमेंट होना चाहिए, एम्पावरिंग एनवायरमेंट हो सके जहां बच्चा बढ़ सके, उसके लिए बेहतरीन माहौल जहां वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सके। AQI 700 ना हो, है ना। एनवायरमेंट में सब कुछ आ जाएगा, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे वो फिजिकल एनवायरमेंट हो, समझ रहे हो। देखो आप हम क्या हवा पानी दे रहे हैं बच्चों को या खुद को। फियरफुल एनवायरमेंट डैश शुड बी द बेसिस फॉर अ कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरमेंट। डैश जो है अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग से बचना है, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, इन सब से बचना है आपको। कंपटीशन पहले ही नेगेटिव है, हम बात कर चुके हैं। अब ये मत कह देना इंडिविजुअलिज्म लिखा हुआ है, भाई जब शुरुआती गलत हो गई तो बात खत्म हो गई। कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन जो है वो पॉजिटिव है, सहयोग, और सेग्रीगेशन लेबल करना बच्चों को अपने आप ही में ही नेगेटिव होता है। आगे बढ़ेंगे, एंटिटी व्यू और फिक्स्ड एबिलिटी व्यू, यानी लर्निंग का, ये इस बार का ही आया हुआ सवाल है, इस पर हम चर्चा कर भी चुके हैं और इसका जो ऑफिशियल जवाब है वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। फटाक से आप जवाब दो। हाँ, गलत जवाब दे रहे हो यार। ये मैंने करेक्ट करा दिया था सेकंड सेशन में, फर्स्ट भी नहीं है इसका जवाब, मैं हटा ही देती हूँ इसको। नहीं, फर्स्ट तो है, फर्स्ट तो है, चलेगा, ठीक है। अब आप सही दे रहे हो 37% लोग। मैंने जान के इसको दोबारा डाला है क्योंकि कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन बैठ गई है। हमने भी जब फर्स्ट डे हम वो 30/30 कर रहे थे ना, तो ये डिस्कस कर लिया था, जो कि गलत नहीं है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, लेकिन क्योंकि हमारे पास उससे बेहतर जवाब यहाँ अवेलेबल है, या टू बी प्रिसाइज अवेलेबल है, तो हम फिर जाएंगे उसी के साथ, और ऑफिशियल आंसर की भी आपकी इसी के साथ गई है। तो जब आप देखते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ग्रेजुअली इंप्रूव इन चिल्ड्रन हु लीव डेप्राइव्ड सेटिंग्स एंड एंटर एनरिच्ड सेटिंग्स। The above argument points primarily towards which of the following debates of development, यानी उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन यानी पढ़ाई लिखाई में भी वो बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं, बौद्धिक क्षमताएं भी उनकी सुधरने लगती हैं, धीरे धीरे सुधार आता है, जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। यानी अच्छा माहौल अगर मिल रहा है तो इंक्रीमेंटली एबिलिटी जो है बेहतर हो रही है बच्चे की। मुख्य रूप से किसकी तरफ इशारा करता है, तो अब अगर आप बिल्कुल प्रीमैरली ही देखेंगे तो ये एंटिटी वर्सेज इंक्रीमेंटल व्यू है, आता ही हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के ही अंदर है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये नेचर और नर्चर की ही डिबेट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि एनवायरमेंट ही चेंज हुआ है ना एट द एंड ऑफ द डे, बट उसके साथ जाना नहीं है, एक नंबर नहीं मिलेगा। एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल के साथ ही जाएंगे कि एंटिटी मतलब फिक्स्ड व्यू है, कि ये मान लेना कि क्षमता फिक्स्ड है, एबिलिटी फिक्स है, तो फिर तो कैसा भी एनवायरमेंट दे दो कुछ हो नहीं सकता, जो हेरिडिटी कहती है। लेकिन इंक्रीमेंटल व्यू क्या कह रहा है, इंक्रीमेंटल व्यू कह रहा है भाई बढ़ा सकते हो क्षमता, तो ये फर्स्ट के साथ जाइएगा इसको, ये फाइनल ऑफिशियल सब तरह से सर्टिफाइड जवाब है। अब इसमें हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट गलत नहीं होगा, बट उसके साथ नहीं जाना है अगर एक नंबर हमको चाहिए, ठीक है। इफ एंड बट्स में नहीं जाएंगे और डिटेल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, हमें फिक्स्ड एबिलिटी नहीं माननी, एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीमेंटल है ये मानना है। डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन या कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना, डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन होता है संदर्भ से निकाल दो, किसी भी चीज को कनेक्ट करके मत पढ़ाओ, डिस्कनेक्टेड चंक में पढ़ाओ, बेकार बात, नेगेटिव टर्म। पॉजिटिव क्या है, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में पढ़ाइए, जीवन से जोड़ करके पढ़ाइए, कनेक्ट कर दीजिए आप, तो बच्चे की जीवन से बेस्ट ही हो जाएगा, है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना, संदर्भ में पढ़ाना सही है, सिखाना सही है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज या डी चंक, डिसकनेक्टेड चंक, यानी पहले चैप्टर से दूसरा चैप्टर कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा, फिर बच्चे को याद नहीं रह पाएगा, वो रट्टाफिकेशन में चला जाएगा फिर, तो ये नेगेटिव मानते हैं हम इसको। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, अगर अर्थपूर्ण अधिगम चाहिए तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाओ, रट्टाफिकेशन कराना है तो डी कॉन्टेक्चुअलाइज या डिसकनेक्टेड चंक में पढ़ा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल, डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन नेगेटिव है, पहले ही कह चुके हैं हम। इलेबोरेट करना, विस्तार में जाना, किसी चीज के संदर्भ को समझना, प्रॉपर डिटेल्स समझना, ये पॉजिटिव है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, 40% सिर्फ। स्ट्रीमलेस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग अभी बात की थी, ये नेगेटिव है। एसआर बॉन्ड, ब्लैंक स्लेट याद कीजिए, रिवॉर्ड पनिशमेंट, ये सब नेगेटिव है। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन नेगेटिव है, रूट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन पहले ही नेगेटिव है, तो ऑप्शन ही एक बच रहा है पॉजिटिव, और इसमें भी आप लोग बस 40% लोग सही जवाब दे रहे हो, फिर कहते हो आसान सवाल है। 60% लोग गलत जवाब देके फिर कहते हैं आसान सवाल है। वाह वाह शम्पी वाह। चलिए,
तो स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत परीक्षण, ऐसा थोड़ी रील्स आप ही देखते हो, हम भी देखते हैं भाई रील, बहुत लेट शुरू किया बट कर दिया है शुरू। देखिए अगर हम देखें तो यहां पे जो है पीडीएफ मिल जाएंगे एक साथ सारी। अगर हम देखें तो यहां हमें एक चीज समझ में आ रही है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग होनी चाहिए, यानी सांस्कृतिक रूप से रिलेट कर पाए आप बच्चे से। देखो अगर अब मानकीकृत नहीं, हमको यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मेथड से नहीं पढ़ाना है, स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं चाहिए हमको, मल्टीपल वेज, या फिर हमको चाहिए कल्चरली रिस्पॉन्सिव वेज, यानी बच्चे की लाइफ से उसके कल्चर से जोड़ के पढ़ाओ। असर्शन क्या है यहाँ पे, क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हर तरह का बच्चा होगा, आपको सबकी नीड्स को फुलफिल करना है, पॉजिटिव है। अगर हम देखें इसका रीजन क्या है, इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी मेजर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, नेगेटिव है, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नेगेटिव है, हमको कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग चाहिए। तो दोनों नहीं, एक सही है इसमें, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन सही जवाब दे रहे हो 71% लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और हैं आपके। जैसे हम, यार मुझे इतना डाउट क्यों हो रहा है, जैसे अच्छा ठीक है, मैं नंबर ही आज आगे पीछे हो जा रहे हैं दिमाग में। बायस से दूर रहना है आपको, डिस्क्रिमिनेशन से दूर रहना है आपको, स्टीरियोटाइप से दूर रहना है आपको, सब नेगेटिव हैं। इक्विटी, इक्वालिटी, सेंसिटिविटी, पैरिटी, ये सब पॉजिटिव हैं। बात सही है नहीं? चलिए तो अगर हम देखें असर्शन क्या है, टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसेस व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। भाई टीचर्स के भी तो अपने बायसेस हो सकते हैं, अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं, वो किसी जाति संप्रदाय समुदाय से आ रहे हो और उनको लगता हो यही सही है, उन्होंने अपने बायस बनाए हुए हों, तो अपने बायसेस पे भी आपको ध्यान देना कि कहीं बच्चे के साथ तो आप अपने बायस के चक्कर में कुछ पार्शियलिटी नहीं कर दे रहे हैं, है ना। तो बायस से तो आपको दूर रहना है, ये बात तो सही है, टीचर्स को भी देखना चाहिए उनके एटीट्यूड में तो कोई बायस नहीं है। रीजन क्या है इसका, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सनेस, बात तो ये भी सही है, बट अगर आप इन दोनों के बीच में बिकॉज लगाएंगे, जो कल हमने बात की थी कि अगर आप ए और आर के बीच में बिकॉज लगा लें, अगर दोनों सही हो, उसके बाद अगर आपको टेस्ट करना हो कि आर ए के लिए सही है कि नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। क्योंकि लगा लो बीच में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, समझ में आ जाएगा आपको। 4 ऑप्शन कह रहे हैं 45% लोग, सब ढह गए इस जवाब में, क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर की बात हो गई, या आपने सोचा हुआ है या तो ए एंड आर दोनों सही है तो रीजन भी सही होगा, है ना, समझ रहे हो, जो कि गलत है। टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड, टीचर को अपने बायसेस को चेक करते रहना चाहिए, बात सही है, ट्रू, तो ए ट्रू हो गया। रीजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सनेस, यही पहला क्वेश्चन किया था हमने कि फंक्शनल फिक्सनेस से तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनती है, क्योंकि आपने एक ही तरीका अपना लिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और ये तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी एक ही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो फंक्शनल फिक्सनेस तो नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव कीवर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये बात एकदम सही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनेगा फंक्शनल फिक्सनेस। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है, तो बिकॉज लगा के देख लो कि टीचर्स को अपने एटीट्यूड को एग्जामिन करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में फंक्शनल फिक्सनेस बाधा बनती है। दो अलग बातें हैं, है ना, यहां प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है, वहां बायस की बात हो रही है, तो ये रीजन सही नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक सवाल और है इसके बाद। नेग्लेक्ट ऑफ प्रायर नॉलेज और बिल्ड ऑन ओल्ड नॉलेज। प्रायर नॉलेज होती है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको आधार बनाना है बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को, जो भी बच्चा घर से लेके आए वो सब पॉजिटिव है, यानी उसका पूर्व ज्ञान, यानी उसकी ओल्ड नॉलेज, उसकी प्रीवियस नॉलेज, उसका कल्चर, उसकी भाषा, उसका खाना, उसका पहनावा, एवरीथिंग उस पर बिल्ड ऑन करना है आपको, ठीक है ना। तो अगर आप देखें व्हाट इज द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, रचनावादी या संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट कहेंगे नॉलेज को बिल्ड करो, कंस्ट्रक्शन होगी प्रीवियस नॉलेज से, तो जैसे नींव के ऊपर आप बनाते हैं मंजिला इमारतें, वैसे ही प्रीवियस नॉलेज बच्चे के लिए नींव के जैसा है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट तो कहेंगे इस पे तो हम बना लेंगे इमारत, प्रायर नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है। प्रायर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग कनेक्शंस एंड फैसिलिटेटिंग न्यू लर्निंग, हाँ यही कहेंगे तो। प्रायर नॉलेज इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस लर्नर्स हु ऑलरेडी फैमिलियर विद द टॉपिक, नहीं सबके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस नॉलेज ओनली, तो वैसे भी आपको बताइए शुरुआत में बताया था। प्रायर नॉलेज कैन हिंडर द लर्निंग प्रोसेस, नहीं भैया मदद मिलती है पूर्व ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को, नोन टू अननोन जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात जाते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही एकमात्र सही जवाब है। सेकंड ऑप्शन क्यों दे रहे हो भाई, ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस्ड लर्नर्स हु आर ऑलरेडी फैमिलियर, मतलब वो बच्चा जो वीक है और जो उसको आता है वो जरूरी नहीं है उसकी प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है नया सिखाने के लिए,
बस एडवांस्ड बच्चों की ही प्रीवियस नॉलेज जरूरी है? प्रणाम, ऐसा नहीं होता, हर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इनएक्टिव प्रोसेस यानी सीखना एक पैसिव प्रक्रिया है, इसको आप पैसिव भी लिख सकते हो, ये नेगेटिव टर्म है अपने आप में, ये नेगेटिव कीवर्ड है, समझ रहे हो? एक्टिव होना बच्चे का, डिबेट करना, डिस्कशन करना, एक्सप्लोर करना, ये सब पॉजिटिव बातें हैं, अन्वेषण करना, डिस्कवरी करना, ये सब पॉजिटिव टर्म है। नेगेटिव सिंपल इनएक्टिव होना बच्चे का, ठीक है। असर्शन क्या है इसमें? टीचर्स शुड एनकरेज डिबेट्स, डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स। बच्चे एक्टिव हैं, सिंपल, सही है। रीजन क्या है? नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, निष्क्रिय है, बच्चे सो जाएं क्लास में, लेक्चर चलता रहे, गलत बात है। एन एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर्स, यानी बच्चों को अगर एंगेज करोगे तो ये तो बाधा बन जाएगा बच्चे के सीखने में, फालतू बात है, नेगेटिव है। इनएक्टिव नहीं होगा, एक्टिव होगा, अभी हमने पढ़ा है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। 68% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। आउट ऑफ 27 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए? ये टर्म्स आपको अलग से एक लिस्ट में शेयर कर दूंगी नोट्स में, है ना, तो वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ। ये कल ही मैं शेयर करा देती हूँ आपको लिस्ट, है ना राहुल, कल करा देंगे ये एक बार। हाँ, दी एंड। गुड नाइट हो जाओ अब आप लोग, अपने अपने घर जाओ, चलो हो गया आज का खेल खत्म। आई मीन घर पे ही हो आप अपने, लेकिन ऐसे कहते हुए अच्छा लगता है, फील आती है जैसे क्लास खत्म हो गई हो, है ना। चलिए, इसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आउट ऑफ 27 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा। और कल हम लोग मिलते हैं, कल 30 मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आप में से कितने लोग ठीक जवाब देते हैं उनका, है ना। कल थोड़े से हम ठीक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सरकार। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। रिवाइज कर लीजिएगा, रट्टे मत लगाइएगा, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले सेशन में, इस सेशन में आपके टैग वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुड नाइट, कल मिलते हैं 9-10 बजे, जितने भी बजे मौका मिलेगा, कल ऑफलाइन क्लास भी है ना, और फिर परसों से मैं छुट्टी पे हूँ। चलिए, टेक केयर। फिर उसके बाद हम तसल्ली से जनवरी में 1 महीना हमको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर रोज रोज मिलेंगे। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।